एक निवेशक का निवेश का जो सफर है वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। बाजार के उतार चढ़ाव और आपके इर्द गिर्द बाजार की चाल को लेकर जो शोर है उसको देखकर आपको अक्सर ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आप शायद पीछे छूट रहे हैं। लेकिन अगर आपने बाजार की वॉलेटिलिटी को अपने हक में मोड़ लिया है, एक सधी हुई रणनीति बनाकर, तो बाजार के उतार चढ़ाव से आपको फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही फायदा है योजनाबद्ध तरीके से बाजार के उतार चढ़ाव को अपने फायदे में लेकर आना और उसे काम करने देना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं ईटी मनी, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। शो की शुरुआत करते हैं ऑन द शो के साथ। भारतीय निवेशक कैसे एनएसई पर से यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं, जानिए आज। कैसे मिले म्यूचुअल फंड से हर महीने की आय, बताएंगे आपको आज की पेशकश में। साथ ही आपको बताएंगे कैसे बनाए संतुलित पोर्टफोलियो। अपने सवाल भी आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको हमारी सहायता चाहिए अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो आप 9619873567 नंबर है जहां पर आपको अपने सवाल हमें भेज देने हैं। लिखित रूप में भेज सकते हैं, साथ ही वीडियो के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं। मिलाते हैं आपको हमारे आज के मेहमान से। आनंद रांची वेल्थ के डिप्टी सीईओ फिरोज अजीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका हमारी इस बेहद खास पेशकश में। और आज की शुरुआत एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर के साथ मैं कर रही हूं। भारतीय एक्सचेंज पर से अब जो निवेशक हैं, जो ट्रेडर्स हैं, वो यूएस के स्टॉक्स भी खरीद पाएंगे और ये शुरू हो रहा है 3 मार्च से ही। शुरुआत में 8, लेकिन आगे चलकर 50 यूएस स्टॉक्स से जो आप खरीद पाएंगे। अपने आप में देखा जाए तो ये काफी बहुत ही उम्दा फैसला है और इसका हम स्वागत करते हैं, खासतौर से तब जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपको निवेश करने की जो जागरूकता है, दिलचस्पी है, वो हम बढ़ते हुए देख रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूं कि थोड़ा सा हम बारीकी से इस मुद्दे पर चर्चा करें, क्योंकि देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टॉक खरीदने के लिए आपके पास और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जो भारत में मौजूद है। आप ब्रोकरों से और तमाम तरह के ऐप्स के जरिए भी यूएस बाजार के स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन एनएसई आईएफएससी की जो बात हो रही है, ये किस तरह का प्लेटफॉर्म है फिरोज, और कैसे यहां पर से आप यूएस के स्टॉक्स के इस प्रक्रिया के तहत खरीद पाएंगे, इसको आज हम आसान भाषा में समझेंगे। तो एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज या एनएसई आईएफएससी की जो बात कर रही हूं, इसके बारे में मुझे बताएं, ये है क्या? फिरोज, आप शायद म्यूट पे हैं। चलिए, यहाँ पे शायद थोड़ी तकनीकी दिक्कत आ रही है। हम फिरोज के साथ जुड़े उससे पहले मैं दर्शकों को जानकारी दे देती हूँ कि एनएसई आईएफएससी के जरिए आप जो यूएस स्टॉक रिसीट्स में पैसा अब लगा सकेंगे, और ये जो ट्रेड है वो डीआरस यानी अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स के तौर पर होगा। और जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रही हूँ, चुनिंदा नाम जो हम आपको बता सकते हैं, एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट जैसी 50 यूएस स्टॉक के डीआरएस जो है आप ट्रेड कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के जरिए। इसके अलावा यहाँ पर हम सब जानते हैं कि आरबीआई की एलआरएस स्कीम जो है उसके तहत आपको ये तमाम ट्रांजैक्शन करने होंगे, जहाँ पे लगभग $2.5 लाख की एक सीमा तय है हर इंडिविजुअल के लिए सालाना। ठीक है, तो अब इसके तहत आपको एक डीमैट अकाउंट भी खोलना होगा, जहां पर जिसके जरिए, इस खाते के जरिए जो है आप ट्रेड करेंगे और आप यूएस स्टॉक खरीद सकते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि मौजूदा समय में जहां पर हमारे पास इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, जब आप अंतर्राष्ट्रीय बाजार के स्टॉक खरीद सकते हैं उस प्लेटफॉर्म के जरिए, तो हमारे एक्सचेंज पर इस तरह की जो सर्विस शुरू की जा रही है, इस तरह की जो फैसिलिटी शुरू की जा रही है, इसके लिए आपके लिए क्या मायने हैं, एक आम रिटेल निवेशक के लिए क्या मायने हैं? क्योंकि अभी तक तो हम सब म्यूचुअल फंड के जरिए ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोजर लेते आ रहे थे, भले ही वो आप एक्टिव फंड्स के जरिए करें या आप पैसिव फंड्स के जरिए करें, जो कि फंड ऑफ फंड्स और इंडेक्स फंड्स भी शामिल है। अब डायरेक्टली आप स्टॉक्स में अपना पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और उसका विस्तार करना चाहते हैं, उसमें भी आप खासतौर से यूएस के स्टॉक्स शामिल करना चाहते हैं, कितना सही है और कितना आसान होगा आपके लिए एनएसई आईएफएससी के जरिए ये करना, इस पर हमारा फोकस होगा, जहां पर भारतीय निवेशक को किस तरह से सहूलियत होगी। जो ट्रेड होता हुआ हम देखेंगे इस प्लेटफॉर्म में,
उसको कितने दिनों के ट्रेड को एक दिन का ट्रेड माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर से आप यूएस के बाजारों की बात कर रहे हैं और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि समय का अंतराल है। तो इसके लिए किस तरह से हमें यहाँ पर एक ट्रेड पूरा होता हुआ हम देखेंगे, आपको किस तरह की फीस चार्ज करनी आप पर चार्ज की जाएगी, किस तरह का टैक्स लगेगा जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो ये तमाम पेचीदगियाँ हैं जो हमें समझनी है फिरोज से। फिलहाल तकनीकी दिक्कत आ रही है, लेकिन हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटते हैं और फिर फिरोज से बात करेंगे। आप देख रहे हैं एटी मनी, मैं अपना फाइनेंस मिनिस्टर। हम बात कर रहे हैं एनएससी आईएफएससी के जरिए कैसे आप यूएस के स्टॉक खरीद सकते हैं, इनमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये जो सुविधा है ये 3 मार्च से शुरू हो जाएगी एनएससी के प्लेटफॉर्म पर। फिरोज अजीज मेरे साथ जुड़ गए हैं। फिरोज, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और हम बात कर रहे थे कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खासतौर से यूएस के स्टॉक्स आप कैसे खरीद सकते हैं भारतीय एक्सचेंज से, भारतीय प्लेटफॉर्म के जरिए। कितना बड़ा कदम है ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर निवेशकों को ले जाने के लिए, और दूसरा कि क्या प्रक्रिया है, और एनएससी आईएफएससी आखिर किस तरह का प्लेटफॉर्म है, इसके बारे में कुछ जानकारी दें। कविता जी, ये बहुत अपॉर्चून लॉन्च है, क्योंकि आपने देखा होगा लास्ट 1 महीने में सेबी की रेगुलेशन आई थी। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट्स है ग्लोबल, उस पर रेस्ट्रिक्शन डाली गई थी। तो काफी सारे इंडियन इंटरनेशनल फंड्स अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स को रोक चुके हैं। तो ये बहुत कंटेम्प्रेरी, बहुत अपॉर्चून लॉन्च है एनएससी के माध्यम से। आईएफएससी का जो 8 कंपनियों में आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी एक्सपेंशन भी होगी। ये इन्वेस्टमेंट होगा डिपॉजिटरी रिसीट के द्वारा। जैसे आपने सुना होगा कि काफी सारी इंडियन कंपनीज हैं जो अमेरिका में लिस्टेड हैं, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स, एडीआरस कहते हैं उसको। वैसे ही इंडिया में ये लॉन्च हुआ है, पॉइंट 1। पॉइंट 2, ये ऑफ कोर्स ये साधन प्राप्त था दूसरे माध्यमों से एक निवेशक के लिए, अंडर द लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस जिसको कहते हैं। बट अगर सबसे बड़ा एक्सचेंज इंडिया का अगर इसको लॉन्च करे तो एक सांत्वना रहती है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड क्रेडिबल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो लिमिट्स हैं, $2.5 million, $250,000 ऑलमोस्ट आपके, अगर आप हिसाब करें तो 2.25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर। तो ये लिमिट्स काफी बड़ी हैं। और इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज इन्होंने ये किया है कि इसमें फ्रैक्शनल ओनरशिप हो सकती है। तो एक रिटेल निवेशक छोटे अमाउंट्स को भी बड़े शेयरों में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि अमेरिकन शेयरों के दाम एक शेयर के भी काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि डॉलरों में होते हैं। और उसको जब आप 75 रुपए से मल्टीप्लाई करते हैं अप्रोक्सीमेटली, तो काफी बड़ी अमाउंट हो जाती है एक स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, एंड आई थिंक इट्स अ बिग थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बिकॉज म्यूचुअल फंड के माध्यम से ऑलमोस्ट सब इंटरनेशनल फंड्स ने रोक लगा रखी है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए। अब थोड़ा सा इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, एक एक लेवल के लिहाज से जाते हूँ। सबसे पहले तो मैं स्टॉक की प्राइसिंग के बारे में बात करती हूँ। क्या ये प्राइसिंग मिरर करेगी हमें विद सबसे कम ट्रैकिंग एरर के साथ हमें यही प्राइस दिखाई देगा यूएस स्टॉक का, जो असल में वहां पर लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज पर होगा? ये डायनामिक प्राइसिंग बैंड्स का सिस्टम यूज करेगा। तो ये ऑर्डर की जो आपकी एक्सेप्टेंस होगी और एग्जीक्यूशन होगी एक समय में नहीं होगी, रियल टाइम नहीं होगा। तो एक प्राइस बैंड में आप ऑर्डर डाल सकते हैं। अगर आपने ऑर्डर उस प्राइस बैंड के बाहर डाला तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होगा। सो टू आंसर योर पॉइंटेड क्वेश्चन, वो एग्जैक्टली मिरर नहीं करेगा। पॉइंट के तौर पे अगर आप मुझे समझाएं तो ये डायनामिक प्राइस बैंड किस तहत होगा, किस तरह होगा? देखिए, अगर आप 100 रुपए का एक बेस प्राइस है तो आप ऑर्डर 110 और 90 के बीच में डाल सकते हैं। 10% की प्राइस बैंड होगी। और वो प्राइस बैंड्स भी इवॉल्व होंगी और उसके तजुर्बे के हिसाब से वो और इवॉल्व होगा। ये तो शुरुआत है, तो बहुत सारा डेटा एक्यूमुलेट करेंगे कि क्या हुआ। आई थिंक दैट्स व्हाट इज, इट्स अ वेरी फ्रेश प्लेटफॉर्म। तो आज की डेट में कंसेप्चुअली किताबी बात है फिलहाल, बट 10% की बैंड, प्राइस बैंड नियुक्त की जाएगी। उस प्राइस बैंड में आप अपने ऑर्डर्स डाल सकते हैं। अगर 100 रुपए का शेयर है, अगर $100 का शेयर है, बिकॉज ग्लोबल इन्वेस्टिंग की बात हो रही है, तो लेट मी यूज द राइट करेंसी, तो आप प्लस और माइनस $10 विच इज $110 to $90 के रेंज में आप ऑर्डर डालेंगे, तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट होके एग्जीक्यूट होने के लिए जाएगा।
2 दिन के टाइम फ्रेम में होता है, शाम के 8 बजे से लेके अगले दिन 2:30 बजे तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा। चलिए, ये तो बात हुई है डायनेमिक प्राइस बैंड की, जो कि 10% पर सेट है। फिरोज, मिनिमम प्राइस मूवमेंट किस तरह से सेट की गई है और इसका मतलब क्या है, ये बताएं। देखिए, मिनिमम प्राइस मूवमेंट 1 सेंट सेट की गई है। जैसे आप अब इंडिया में देखते हैं काफी सारे शेयरों के प्राइसेस 5 पैसे के डिफरेंस पे आप ऑर्डर डाल सकते हैं। उसका इक्वलेंट इस एनालॉजी में यूज किया जाए तो 1 सेंट का प्राइस बैंड का डिफरेंस नियुक्त किया गया है, $0.01। ओके, क्लियरली आपने हमें एलआरएस शुरुआत में समझा दिया है, जहां पे सालाना आपको लगभग $2.5 लाख की जो लिमिट मिलती है उसके तहत ही आप ये निवेश कर सकते हैं। मुझे ये जानना है कि ये जो निवेश है आप किश्तों में करें तो चलेगा या ये एक साथ करनी होती है? क्या इसको लेके किसी भी तरह की प्रावधान है या नियम है? नहीं कविता जी, आप किश्तों में कर सकते हैं और मैक्सिमम एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख का लिमिट है। तो आप छोटी से छोटी अमाउंट हजारों किस्तों में कर सकते हैं। अगर आपको $2.5 की एक किस्त होती फॉर एग्जांपल, तो आप कुल मिला के 1000 किस्तें कर पाते। मुझे ये जानना है कि अब क्योंकि हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेड करने जा रहे हैं, यूएस के बाजारों में ट्रेड करने जा रहे हैं फिरोज, तो हमारा जो मौजूदा डीमैट अकाउंट है, क्या उसके जरिए हम ये कर सकते हैं? अगर मान लीजिए 3 मार्च से किसी को शुरुआत करनी है यूएस के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करने की, तो क्या उसे नया डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और अगर हाँ तो कहाँ और कैसे? देखिए, आईएफएससी का डीमैट अकाउंट अलग होगा और अच्छा। उसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इवॉल्व होगी। अच्छा। अगर आपका जो एनएससी के माध्यम से जो खरीद रहे हैं वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म से ही होता है। काफी सारे ब्रोकर्स जो हैं, वो जो एनएससी के मेंबर्स हैं, उनके माध्यम से आप करेंगे। और इसकी जो एडीआर डीआर जो है वो स्पेसिफिक डीमैट अकाउंट्स में क्रेडिट होंगी। ये आज तक की मेरी जानकारी है। डेफिनेटली documentation will evolve itself. I think separate demat account की जरूरत पड़नी चाहिए, but I think we would know by tomorrow or day after. एक चीज जो मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर कहा गया है कि भारतीय निवेशकों को फ्रैक्शनल क्वांटिटी या वैल्यू में ट्रेड करने का विकल्प दिया जाएगा। ये किस तरह से होगा? देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक शेयर है जो $100 का है, $100 का अगर वो शेयर होता है तो उसको अगर आप 75 से मल्टीप्लाई करते हैं रुपये में तब्दील करने के लिए, तो 7,500 का एक शेयर हो जाता है। तो 7,500 रुपए में रिटेल निवेशक एक शेयर खरीद के एक ही कंपनी में अगर वो 7,500 रुपए अपने डाल देते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो फ्रैक्शनल ओनरशिप मतलब आप 0.1 शेयर भी आप खरीद सकते हैं। तो $10 का शेयर का एक हिस्सा, छोटा सा शेयर का हिस्सा भी आप खरीद सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में अगर आपने 500 रुपए डाले तो बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो छोटी छोटी मात्रा में आपके पोर्टफोलियो में शामिल होते हैं। शायद एक शेयर से भी कम भी शामिल हो सकता है आपके पोर्टफोलियो में। फ्रैक्शनल ओनरशिप का ये मतलब है कि अगर एक शेयर $100 का है, 7,500 रुपए का है, तो आपको पूरा एक शेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। आप उसका आधा शेयर खरीद सकते हैं, 4,500 रुपए में, या फिर पॉन शेयर खरीद सकते हैं या 0.2 शेयर्स खरीद सकते हैं। दैट्स व्हाट फ्रैक्शनल ओनरशिप ऑफ अ शेयर इंप्लाइज। अच्छा फिरोज, आईटीआर फाइलिंग के वक्त हम यूएस स्टॉक रिसीट को कहां शामिल करेंगे, किस कैटेगरी में? क्योंकि ये भी एक अहम कंसर्न है। जो भी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स एलआरएस के माध्यम से होते हैं, भले ही वो इक्विटी में इन्वेस्टेड हो, इंडियन टैक्स लॉस के हिसाब से वो काउंट होता है डेट टैक्सेशन के आधार पे। जैसे डेट फंड्स की टैक्सेशन होती है 3 इयर्स शॉर्ट टर्म, 3 ईयर के ऊपर लॉन्ग टर्म, और अगर आपने शॉर्ट टर्म में पैसे निकाल लिए तो आपको अपनी स्लैब के हिसाब से टैक्स भरना पड़ता है, जिसको हम मार्जिनल टैक्स रेट कहते हैं। वो की नियम लागू होगा। अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 20% टैक्स होगा और इंडेक्सेशन की भी सुविधा आपको प्राप्त होगी। तो बेसिकली ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसकी टैक्सेशन डेट फंड टैक्सेशन से आइडेंटिकल। चलिए, यहाँ पर काफ़ी बारीकी से आपने ये पूरी प्रणाली समझाई है। अब लेकिन सवाल भी यहाँ पर ये उठता है कि लोग उत्साह में, क्योंकि अब इनको ये शुरुआत एक चीज़ मिल चुकी है, एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है जिसके ज़रिए ये निवेश कर सकते हैं। किस तरह से रणनीति बनानी चाहिए? आपको एक्सपोजर चाहिए, वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो भी किसी रणनीति या योजना के तहत आपको बनाना चाहिए। तो ट्रेड करना बुरी बात तो नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन किन किन बातों को आपको ख्याल में रखना चाहिए?
कविता जी, पहले तो ये प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बहुत शार्प एग्जीक्यूशन चाहिए, स्पेसिफिक प्राइस टारगेट्स होते हैं। तो ये थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म है। जो भी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहते हैं और एक्विटीज ना सिर्फ इंडिया की बट ग्लोबल एक्विटीज को शामिल करना चाहते हैं, ताकि उनको सिर्फ रुपयों में अपने पैसे नहीं लगाने हो, डॉलर में भी लगाने हो, तो ये प्लेटफॉर्म बहुत अप्रोप्रिएट है। तो पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से आज की करंट स्थिति में इंडिया की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो एनॉर्मस है। अगले 5-10 सालों में निफ्टी खुद ही 10-12-13% की रिटर्न पर एनम देने की क्षमता रखती है, और म्यूचुअल फंड जो इंडियन वाले हैं वो 2-3% निफ्टी से अधिक रिटर्न दे सकते हैं। फिर भी अगर आपके जो ग्लोबल गोल्स होते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, विदेशी पढ़ाई में काफी डॉलर्स की जरूरत पड़ती है, फॉरेन हॉलिडेज में डॉलर की जरूरत पड़ती है, तो इसीलिए 10 से 15% अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में से आप इंटरनेशनल इक्विटीज खरीद सकते हैं। और व्हाट बेटर देन एनएससी एज अ प्लेटफॉर्म। तो उसको आप ज्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं, इसको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कंसिडर ना करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्लेटफॉर्म, एंड 10 to 15% ऑफ योर वेल्थ आई कैन गो इन हियर। ऑलराइट, चलिए, तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं एनएससी आईएफएससी प्लेटफॉर्म से यूएस के बाजारों में स्टॉक खरीद के मुनाफा कमाने की, तो ये तमाम बारीकियां जो हमने आपको समझाई है। लेकिन इस बीच अगर इस मुद्दे से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। इटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हर सवाल का हम जवाब देते हैं। नंबर बस एक व्हाट्सएप नंबर है जो आपको नोट डाउन करना है, 9619873567, और इस नंबर पर आपको अपने सवाल तुरंत भेज देने हैं। और वीडियो के जरिए अपने सवाल भेजेंगे तो हम वीडियो टीवी पर दिखाएंगे और हमारे एक्सपर्ट आपके सवालों के जवाब भी देंगे। चलिए, हमारे साथ दर्शक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जो फिरोज से स्पेसिफिकली सवाल पूछना चाहते हैं। साहिद हमारे साथ हैं। साहिद नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं, क्या करते हैं? जी, मैं उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मैं एक्चुअली फॉरेन में जॉब करता हूँ, एनआरआई हूँ। अच्छा जी, तो मैंने अभी इस ईयर जनवरी में ही पराग पारिक में 5000 का एसआईपी शुरू किया है। तो मुझे और भी 5000 करीब इन्वेस्टमेंट करना है, तो और कुछ म्यूचुअल फंड्स अच्छा होगा इसके साथ कॉम्बिनेशन में। और ये जो पराग पारिक का भी कुछ इशू चल रहा है कि वो आप एसआईपी बढ़ा नहीं सकते, उसके लिए फिर क्या करना चाहिए? इसके अलावा आपको 20 लाख रुपए भी कहीं निवेश करने हैं, है ना? जी। कहाँ पर आप फिलहाल, विदेश में हैं या भारत से बोल रहे हैं? जी, भारत से बोल रहा हूँ। अच्छा, चलिए, तो आपको अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, है ना? जी। चलिए, ठीक है। पराग पारिक के अलावा और जो एसआईपी आपको बढ़ानी है वो कितने की बढ़ाएंगे? और मैं 10,000 बढ़ा सकता हूँ। तो कुल मिला के आप 15,000 की एसआईपी कर सकते हैं। चलिए फिरोज, अभी मौजूदा तो इनके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जिसमें इनकी एसआईपी 5,000 की है, लेकिन साथ में 20 लाख रुपए एक मुश्त राशि है जिसको मैं चाहती हूँ कि हम इनको कैसे डिवाइड करके बाजार में निवेश करना चाहिए वो बताएं, क्योंकि काफ़ी उतार चढ़ाव तो हम देख ही रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशंस के चलते बाजार में गिरावट का माहौल है। तो अब ऐसे में कितना संभल कर आपको पैसा लगाना चाहिए, कितने अंतराल में, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा हमें ध्यान से समझाना होगा साहिद को। यस कविता जी, जैसे आपने कहा कि एक मुश्त निवेश 20 लाख का करना चाहते हैं, बट एक खुशखबरी ये है कि साहिद के जो टाइम फ्रेम्स हैं वो 15 साल के टाइम फ्रेम्स हैं, वो काफी रीजनेबल टाइम फ्रेम्स है इक्विटी के लिए। पॉइंट 1। दूसरा, अगर आज हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारे हिसाब से उसकी फेयर वैल्यू से मार्जिनली कम लेवल पे है अर्निंग्स की ग्रोथ को देखते हुए। तो इसीलिए अगर ये लमसम भी इन्वेस्ट करते हैं, पूरे पैसे नहीं, फिर भी हाफ अपने पैसे जरूर ये निवेश कर सकते हैं। माना कि महीना, 2 महीना, 6 महीने तक उतार चढ़ाव चल सकता है, बट ये बहुत अच्छे दामों पे इक्विटी आज मिल रही है। स्पेसिफिक शेयर्स बहुत सस्ते दामों पे मिल रहे हैं, तो इसीलिए म्यूचुअल फंड के थ्रू निवेश करते हैं तो रिस्क मिटिगेट हो जाती है। दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा स्कीम है, तो आप जो एसआईपी कर रहे हैं उसको बरकरार रखें। ये सेकंड पॉइंट होगा। पॉइंट 3, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स की 20 लाख की क्षमता है और 15,000 की एसआईपी की क्षमता है, इससे क्या आपका जो गोल है वो मीट होने की संभावना अच्छी है? तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की क्वांटम्स हैं आपके पास। पॉइंट 3। पॉइंट 4, आपको दूसरी स्कीम्स जरूर बता सकता हूं जिसमें आप
3 किश्तों में पैसा डाल सकते हैं, भले ही आप हाफ पैसा नहीं डालें, 3 किश्तों में पैसे डालें। 4 स्कीम्स मेरी फेवरेट हैं फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स। वो होंगी फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप, जो एक लार्ज कैप स्कीम है। आनंद इनके फंड मैनेजर हैं, अर्जों से ये सेम फंड मैनेज कर रहे हैं। इसकी परफॉर्मेंस 3-4 सालों से इतनी अच्छी नहीं रही है, बट लास्ट 1 ईयर 2 ईयर जब से हम रेकमेंड कर रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस है। दैट्स द लार्ज कैप स्कीम। HDFC फ्लेक्सी कैप एक दूसरी स्कीम है, प्रशांत जैन इसके फंड मैनेजर हैं, बेहतरीन स्कीम है। PSU में 38% इनका पोर्टफोलियो है, तो काफी बैलेंस पोर्टफोलियो है। ये कॉम्प्लीमेंट करेगा पराग पारेख को। ये बहुत अच्छा प्रश्न शाहिद ने पूछा था कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है, तो HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट है। 2 फोकस्ड प्रोडक्ट्स, SBI फोकस्ड इक्विटी और ICICI फोकस्ड इक्विटी। प्रकाश गौरव गोयल ICICI के फंड मैनेजर है, बहुत बेहतरीन यंग फंड मैनेजर है। और SBI फोकस्ड इक्विटी के R श्रीनिवासन जो CIO हैं SBI के, वो फंड मैनेजर है। ये पूरे 4 फंड मैनेजर की सही निर्णय लेने की क्षमता हमने चेक की है, इसीलिए इस पोर्टफोलियो में ये आप 4 स्कीमें 3 किश्तों में अपने 20 लाख रुपए लगा सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेते हैं। नीतीश जैन का हमारे साथ फोन लाइन पर है। नीतीश, गुड इवनिंग, बताएं क्या सवाल है आपका। गुड इवनिंग मैम, मेरे कुछ फंड्स हैं जो मैंने शेयर किए थे, मुझे ये पता करना था विल दे बी गुड फॉर माय टारगेट, और उसके अलावा मुझे कुछ निवेश करना है अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15,000 पर मंथ में, तो उसके लिए क्या मैं उन्हीं फंड्स में ऐड करूं या फिर कुछ नए फंड्स स्टार्ट करूं? ओके, एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी कोटक का फ्लेक्सी कैप है, कोटक का ही स्मॉल कैप है। ये आप 2.5 साल से निवेश कर रहे हैं। आपने कैनरा रोबेको ब्लू चिप में भी 9,000 के निवेश की शुरुआत की है जनवरी से ही, और आपके पास 5 लाख का कॉर्पस अब तक डायरेक्ट इक्विटी में जमा हो चुका है। और ये आपने लमसम निवेश किया है कि ये आपकी जमा हुई क्वांटिटी है? ये जमा हुई क्वांटिटी है। ओके, ठीक है। 23 साल में आपको चाहिए 10 करोड़, है ना? जी, तो आप निवेश और बढ़ाना चाहते हैं? जी। ऑलराइट, फिरोज, काफ़ी क्लैरिटी है इनको अपनी प्लानिंग पर। मौजूदा फंड सिलेक्शन से क्या ये मुमकिन होगा या आप इसमें कुछ फेरबदल सुझा रहे हैं? क्योंकि इनके पास करंटली 5 स्कीम्स हैं, 4 स्कीम्स हैं, तो डेफिनेटली गुंजाइश है कि और स्कीम्स को शामिल कर सकते हैं। एक स्कीम जरूर मेरे हिसाब से शामिल करनी चाहिए, वो है फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप स्कीम, जो इनके पोर्टफोलियो में नहीं है। इनकी जो एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, जो ELSS स्कीम है, उसमें अगर क्वांट टैक्स सेवर अगर लेते हैं टैक्स प्लान, तो बेहतरीन स्कीम है। मेरे हिसाब से छोटी स्कीम है, बट अगले 3-4 सालों में जो ELSS का बेनिफिट है, टैक्स बेनिफिट के साथ रिटर्न्स की पोटेंशियल ज्यादा है। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी मेरे हिसाब से साइज काफी बड़ा हो गया है, तो उनकी मैनेजमेंट पे इतनी एजिलिटी नहीं रही जो 10 साल पहले, 5 साल पहले थी। दैट्स पॉइंट 2। पॉइंट 3, HDFC फ्लेक्सी कैप, जैसे हमने शाहिद को भी कहा था कि HDFC फ्लेक्सी कैप एक बहुत अच्छा पोटेंशियल फंड है, क्योंकि वो एक वैल्यू बेस्ड पे ही निर्भर है। आज की करंट स्थिति में हायर वॉलेटिलिटी में ये फंड ज्यादा आपको स्टेबिलिटी दे सकता है अपने पोर्टफोलियो में। आपकी जो SIPs हैं वो कैनरा फ्लेक्सी कैप और ICICI फोकस्ड इक्विटी में आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं फॉर द एडिशनल SIP यू विश टू इंक्रीज। ऑलराइट, नीतीश, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर ने एक ब्लू चिप, फ्रैंकलिन ब्लू चिप ऐड करने के लिए दिया है, बट मेरे पास कैनरा रोबेको ऑलरेडी है, सो विल इट बी रिपीटेटिव और विल इट कॉम्प्लीमेंट ईच अदर? निकल जाए क्या कैनरा रोबेको से, फिरोज? अगर ये इन्होंने SIP चालू की है तो SIP बरकरार रख सकते हैं। दोनों लार्ज कैप स्कीम्स हैं, बट बहुत डिफरेंट स्कीम्स हैं नीतीश। एक फ्रैंकलिन की जो स्कीम्स की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो ड्रामेटिकली डिफरेंट है कैनरा ब्लू चिप से। कैनरा ब्लू चिप एक छोटी स्कीम है, वो फंड भी अच्छा है, बट आई थिंक अगर आपने SIP के माध्यम से स्टार्ट किया तो उसमें बरकरार रहना है। दे विल नॉट बी रेपिटेटिव, दे आर नॉट अ मी टू काइंड ऑफ अ पोर्टफोलियो, दैट्स व्हाट योर क्वेश्चन वाज। ऑलराइट, नीतीश, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सवाल हमसे पूछा। और फिरोज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला, दर्शकों को गाइड किया उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और फिलहाल हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक